चैलेंज शेड्यूल में कवर करने वाले हैं वो है हमारे रेस्पिरेशन का थर्ड पार्ट, दैट इज़ ETS। हमने दो प्रोसेस पढ़ी है, एक तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ी और दूसरी हमने पढ़ी आपका क्रैब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी जिसको हम कहते थे, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन भी नाम दिया जाता था। अब बेसिकली हमने दोनों प्रोसेसेस में कहीं पे भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी नहीं पड़ा कि भाई ऑक्सीडेशन जो करवा रहे हो वो क्या है। दूसरी चीज़, पानी का रिलीज कहाँ हुआ ये भी हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप में जब हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का सिंथेसिस करते थे तो उस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की फॉर्मेशन में एक मॉलिक्यूल पानी का निकलता था। बाकी वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये अब तक हमने कहीं भी नहीं देखा। मतलब वो फिनोमेना, वो प्रोसेस जिसमें आप ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी का रिलीज कर रहे हैं, यही आपका कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहलाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखिए, बेसिकली इसी पार्ट को हमें यहाँ पे कवर करना है। क्या कवर करना है भाई? मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था तो क्रिस्टी पे मैंने F1 और F0 पार्टिकल का जिक्र किया था, और जो क्रिस्टी पे प्रेजेंट F1 और F0 पार्टिकल थे, दे वर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और मैंने आपको बोला था कि जो मेन रिएक्शन चलती है वो उसी F1 F0 पार्टिकल में चलती है। अब वो रिएक्शन क्या है, कैसी है, वो अब हम समझते हैं। देखें, सबसे पहले जब आप बात कर रहे हैं पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस की या फिर क्रेब्स साइकिल की, आपने कहीं भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी नहीं देखा। दूसरी चीज़, पानी का रिलीज सिर्फ एक स्टेप में देखा, उसके अलावा हमें पानी का स्टेप भी कहीं और नहीं देखने को मिला। अब जब आप पानी के मॉलिक्यूल को रिलीज करने की बात कर रहे हैं, पहली चीज़ वो। दूसरा, जो आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिस जगह पे या जिस फिनोमेना के थ्रू किया करवाया जाता है वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक पहुंचना, इलेक्ट्रॉन का एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक ट्रांसपोर्ट होना ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बार रफ समझा रही हूँ, फिर मैं डिटेल में प्रॉपर लैंग्वेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या होता है। देखें, अब बेसिकली हमने पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में फॉर्मेशन पढ़ा NADH का, FADH2 का। ये ऐसे पार्टिकल हैं, मतलब ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी के थ्रू इस्तेमाल नहीं होती। जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस फिनोमेना के थ्रू इसको हम ATP में कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस या फिनोमेना के थ्रू हम इसको ATP में कन्वर्ट करते हैं, यही फिनोमेना आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। फाइनली यहाँ पे आप लोगों को एक कंपोनेंट दिख रहा होगा, मैंने ADP से ATP बनाया। कैसे बनाया? कोई कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर ATP कहाँ से बने, तो उसको आपको दिमाग में रखना है कि NADH2 से जितना FADH2 से जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हम ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम, जहाँ पे मैं एक जगह से इलेक्ट्रॉन को लेके पूरे सिस्टम में ट्रांसमिट कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह, यही कैरियर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आपका क्या बनाता है, ETS बनाता है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। 5 कॉम्प्लेक्स है। पांचवा कॉम्प्लेक्स एक्चुअली हमारा F1 F0 पार्टिकल ही है। तो देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट।
इलेक्ट्रॉन को लेने का काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड इलेक्ट्रॉन को लेने का काम कर रहा है। 1 2 3 नहीं है, 1 3 2 है, क्योंकि यहाँ पे दो थे पार्टिकल्स, एक तो NADH था, एक FeTH2 था, FeD पॉजिटिव बनाना। मेरे पास तीन जगह हैं यहाँ पे, एक है मेरा इनर मेम्ब्रेन, दूसरा है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये सब कहाँ बना है, NAD FAD, ये कहाँ बना है, मैट्रिक्स के, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये है मेरा बाहर का मेम्ब्रेन स्पेस, बाहर वाला स्पेस, साइटोप्लाज्म कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। ये है मेरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर और आउटर के दोनों के बीच में जो है वो जो स्पेस प्रेजेंट थी वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाती थी, ठीक है। अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 से मैंने इलेक्ट्रॉन को लिया, और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद कहाँ ट्रांसफर किया, हमारे आयरन और सल्फर के पहले चीज तो कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में, जिसको हम बोलते हैं यूबिक्विनोन। क्या कहते हैं, यूबिक्विनोन कहते हैं। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 3 में, जो कि है साइटोक्रोम BC1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो आया वो आया साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन गया हमारे साइटोक्रोम C1 के पास। ये साइटोक्रोम C1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा मेम्ब्रेन के बाहर जुड़े हुए एक प्रोटीन को, जो कि कहलाता है हमारा साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C क्या है, कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन है, ओके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू NADH से ट्रांसफर करा गया, NaH पॉजिटिव लगातार मूव करते जा रहे हैं, आपको दिखते जाएंगे हर कॉम्प्लेक्स से निकलता हुआ, ठीक है। फाइनली कहाँ पे जाके जुड़ेंगे, क्या काम करेंगे, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉम्प्लेक्स 1 से NADH और NAD से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, और इलेक्ट्रॉन निकाल के सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को दिया गया यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन ने कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 को कहा जाता है, B ने दिया C को, और C ने दिया एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ एक प्रोटीन का एग्रीगेट, जिसको हम साइटोक्रोम C कहते हैं। ये साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम 4 में। साइटोक्रोम 2 कहाँ गया भाई, तो साइटोक्रोम 2 बिल्कुल साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 1 बिल्कुल कॉम्प्लेक्स 2 जैसा ही है। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन NADH से लेके दिया था, यहाँ पे FADH से लेके दिया जाएगा, जो कि क्या बनाता है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस की वजह से, और यहाँ पे था आपका NADH डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, क्लियर। आगे बढ़े हम, साइटोक्रोम C ने कॉम्प्लेक्स 4, जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी मतलब साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की हेल्प से जो वर्क करता है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स A3 बनाता है, कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A एंड A3, साइटोक्रोम A3। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे F1 F0 पार्टिकल्स में एंटर करने के बाद यहाँ पे जो 4th कॉम्प्लेक्स है वो इन एचाइंस को क्या करेगा, हाफ O2 जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, 2 HN के साथ कंबाइन करके एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल देगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, दूसरी चीज मैंने बोली जो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े हैं, जो एचाइन आगे बढ़े हैं, वो एचाइन ATP सिंथेटेज की हेल्प से, साइटोक्रोम 5th ATP सिंथेटेज की हेल्प से ADP को किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP में। मतलब बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं पूरे में इलेक्ट्रॉन्स और एचाइन को रिलीज करवा के फाइनली ATP और ADP का F1 F0 पार्टिकल के थ्रू सिंथेसिस करवा रही हूँ। अब कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, कितने एचाइन्स बनते हैं, कितना पानी का मॉलिक्यूल बनता है, तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, इट ऑल्स डिपेंड ऑन द कंपोनेंट विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, उस कंपोनेंट पे जो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर NADH है तो ये 3 ATP के मॉलिक्यूल बनाएगा, FeDH2 है तो ये 2 ATP के मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कोई पूछे कि भाई कितना एनर्जी का या कितना कंपोनेंट का इस्तेमाल आप कर रहे हो, तो हम क्या जवाब देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द, मतलब बेसिकली जो भी पार्ट की बात करी गई है या जो कंपोनेंट मेरे पास जो रॉ मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर से समझिएगा। सबसे पहले क्या बोले, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बेसिकली विच इज यूज्ड टू रिलीज or utilize the energy stored in the NADH
और दूसरा क्या है आपका FeDH2। ये कब होता है? ये जब होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, किसको? O2 को। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है? O2 को ट्रांसफर करता है, क्या बनाने के लिए? H2O बनाने के लिए। तो यही फिनोमेना द मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब ये वो मेटाबॉलिक पाथवे है बाय विच द इलेक्ट्रॉन पासेस, इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार क्या कर रहा है? पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू द अनदर। इट इज द मेटाबॉलिक पाथवे बाय विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, और यही सिस्टम कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक भेजने का काम कर रहे हैं। क्लियर? आगे मैंने क्या बोला? आगे बोला कहाँ प्रेजेंट होता, मतलब अगर पूछे भाई कि भाई कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। नाउ जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम NADH2 जो प्रोड्यूस हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, और सिट्रिक एसिड के साइकिल के टाइम पे जो NADH2 बना, ये ऑक्सीडाइज करवाया गया किसकी हेल्प से? NADH डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से। इलेक्ट्रॉन का रिलीज करवा के, इलेक्ट्रॉन का रिलीज करवाया तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे? ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर कर दिया जाएगा यूबिक्विनोन को, जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। सबसे पहले मैंने बोला NADH2 का आपने क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है, जो कि डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से होगा। और ये जो डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा के कहाँ भेज देगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब यूबिक्विनोन जो है वो इसी तरीके से सेम इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू। यूबिक्विनोन यहाँ पे भी है, यूबिक्विनोन यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे यूबिक्विनोन दिख रहा है। जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 में NADH डिहाइड्रोजनेज ने इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन को दिया, सेम कॉम्प्लेक्स 2 FeD से इलेक्ट्रॉन को लेके यूबिक्विनोन को दे रहा है। और दोनों के इलेक्ट्रॉन, दोनों के मिलके 4 एचाइन हो गए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलके साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, दैट इज कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड किससे मिलके बना है? साइटोक्रोम BC1 से मिलके बना है। तो पहले यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन B पर गया, B के पास गया हमारे पास C1 के पास, और C1 से एक बाहर एक्सटर्नल प्रोटीन कनेक्टेड है, जो कि क्या है आपका? साइटोक्रोम C। तो क्या बोला मैंने? यूबिक्विनोन also receive reducing equivalent via FeDH2 that is generated during oxidation of succinate in the citric acid cycle. Okay, now reduced यूबिक्विनोन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे दिया? साइटोक्रोम C पे। भाई यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, वापस से ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन को किसको देके? आगे बढ़ाकर। अब ये जो यूबिक्विनोन है ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C किसके थ्रू देगा? साइटोक्रोम C को दिया जा रहा है, किसके थ्रू? BC1 के थ्रू। ओके, नाउ साइटोक्रोम C जो है वो एक स्मॉल प्रोटीन है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन, मतलब इनर मेम्ब्रेन की जो हम बात कर रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है आउटर मेम्ब्रेन, मतलब बाहर की तरफ। ओके, नाउ साइटोक्रोम C जो है स्मॉल प्रोटीन, जो कि इनर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई थी, और एक कैसा कैरियर है? चलने वाला, जो कि यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? ये कॉम्प्लेक्सेस सिचुएटेड है, अपनी ही जगह पर प्लेस्ड है। लेकिन साइटोक्रोम C की बात करें तो मैंने यहाँ भी बनाया, उसके बाद आगे बढ़ के यहाँ भी बनाया। तो जब ये मूव कर रहा है तो ये कैसा कैरियर हुआ? ये हुआ आपका मोबाइल कैरियर, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को किसके थ्रू, मतलब कॉम्प्लेक्सेस को किसके थ्रू चेंज कर रहा है? 3 से 4 के अंदर, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। ओके, कॉम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, मैंने वहां पे मेंशन किया है। ये क्या लिखा है आपका? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम 4 को हम और क्या मेंशन कर रहे हैं? साइटोक्रोम को हम मेंशन कर रहे हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ओके, नाउ ये जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, ये कौन कौन से साइटोक्रोम्स रखता है? A and A3। कौन कौन से साइटोक्रोम्स? A and A3। और क्या होते हैं? कॉपर सेंटर, एक ये रहा, एक ये रहा। तो 2 copper centers, 2 cytochromes, A first and second is cytochrome A3. Now, when the electron pass from the one carrier to another via complex 1 to 4, मतलब जब भी हम बात कर रहे हैं when the electron transfer from the complex 1 to the complex 4, complex 1 से complex 4 तक जाने में जो चेन चली है, ये किसकी हेल्प से चल रही है? ATP सिंथेटेज की हेल्प से चल रही है।
एटीपी सिंथेटेज मतलब एटीपी की सिंथेसिस कराने वाला, मतलब इसके साथ साथ चलेगा, ये तो ट्रांसफर हो ही रहा है, साथ साथ इसकी कपलिंग चल रही है एटीपी सिंथेटेज की हेल्प से। और दे आर बेसिकली क्या बनाने के लिए, देख लीजिए आप लोग, एटीपी सिंथेटेज मतलब एटीपी की सिंथेसिस, एडीपी से किसका फॉर्मेशन करा दो, एटीपी का फॉर्मेशन करा दो। तो एडीपी से हमने क्या फॉर्म करवाया, एटीपी फॉर्म करवाया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मैंने भी आपको बताया कि भी कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द डोनर जो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। FADH2 के निकलते हैं 2 मॉलिक्यूल एटीपी के, और अगर मैं बात करूं NADH2 के तो 3 एटीपी के मॉलिक्यूल निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो एरोबिक प्रोसेस है ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो जितना ऑक्सीजन दोगे उतना फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब लिमिटेड सप्लाई है, ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई होती जाएगी उतना काम करवाते जाएंगे, और बाकी एक टाइम पर आके ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना और चल रहा है, क्या, ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल कर ही रहे, साथ साथ जो इंटरनल मेम्ब्रेन पे हमारा किसका मतलब डिपोजिशन होता जा रहा है एच का, तो वो एच का रिमूवल भी यहाँ पे क्या है, जरूरी है। तो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है सिंस द होल प्रोसेस जो कि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से लेने के लिए बना रहे हैं, वो एच का भी रिमूवल यहाँ पे करता जाता है। ऑक्सीजन जो है वो फाइनल हाइड्रोजन आयन का एक्सेप्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्यों करवा रहे हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करवा ही रहे हैं ताकि जितने भी एच हैं वो बाहर आपके निकलते जाएं। क्लियर, आगे देखें, और यही प्रोसेस जिसमें आप क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑक्सीजन की वजह से ही एच जो है वो बाहर निकल रहा है, तो और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है एटीपी से एडीपी। जब एच का कंजप्शन होगा ऑक्सीजन के साथ मिलके तभी एडीपी से एटीपी बनेगी, तो फॉस्फोराइलेशन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड, the process is called as oxidative phosphorylation. Okay, और ये जो oxidative phosphorylation है यही आपकी क्या कहलाती है, ETS कहलाती है। ठीक है, अब क्या बोला हमने, एटीपी की सिंथेसिस हो गई, ये जो कॉम्प्लेक्स है एटीपी की सिंथेसिस 2 कॉम्प्लेक्स रखता है, एक तो F1 और दूसरा है आपका F0 पार्टिकल। बेसिकली F1 जो है वो हमारा हेड है, जो कि अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, आप लोगों को शायद याद होगा, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। ये एक तरीके का हमारा एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें ये जो हेड वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है हमारा, ये हेड वाला पार्ट हम बनाते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, और दूसरा मैं बात करूंगी तो दूसरा क्या कहलाएगा हमारा F0। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मतलब एक एंजाइम जो बोले जिससे मिलके बना है वो क्या है हमारा एटीपी सिंथेटेज, और इसी के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन है हमारी F0 पार्टिकल, और यही दोनों के दोनों मिलके फॉर्म करते हैं F1 F0 पार्टिकल, जिसको हम ऑक्सीजोम्स भी कहते थे। अब ये जो पैसेज है प्रोटॉन का एक चैनल से दूसरे चैनल से, F1 प्रोटॉन का एच एक चैनल से दूसरे चैनल पे, ये किसका कपलिंग कर देगा, एटीपी की कपलिंग कर देगा। ओके, मतलब इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन तक। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा क्या बनाता है, ETS बनाता है। अब यही हमारी यहाँ पे क्या चलेगी, बैलेंस शीट चलेगी। बैलेंस शीट क्या है हमारी, मतलब पूरे के पूरे रेस्पिरेशन में कौन कौन से सिस्टम हमने बनाए। तो सबसे पहले एक सीक्वेंशियल ऑर्डर पाथवे है जो कि अलग अलग फंक्शन को चलवा रहा है विद द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड विद द ग्लाइकोलिसिस। क्लियर, दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि जो NADH है वो ग्लाइकोलिसिस में बने और उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं क्या करवाने के लिए, बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए। दूसरा हमने क्या बात किया, जितना भी प्रोडक्ट बना है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना रहे हैं, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स लगातार एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जितना ग्लूकोज रेस्पायर हुआ, मतलब जितने भी कंपोनेंट आप बना रहे हो इसमें सिर्फ ग्लूकोज ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आगे बढ़ने का काम करता है, इसके अलावा कोई भी कंपोनेंट कोई भी सबस्ट्रेट इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा। इसी से कनेक्टेड हमने एक पार्ट और पढ़ा था जिसको मैंने एम्फीबॉलिक पाथवे बताया था। एम्फीबॉलिक पाथवे हमारा वो पाथवे था जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने का काम करते हैं। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा फिनोमेना हमारा क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेस्पिरेशन
का फाइनल कंपोनेंट। और इसके साथ साथ हमने क्या बात करी कि जितना भी पार्ट आप बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी इक्वेशन का, मतलब इसी से कनेक्टेड एक सिस्टम और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी इक्वेशन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो रेस्पिरेटरी इक्वेशन RQ तीनों कंपोनेंट के लिए, तीनों सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है, अलग होता है। RQ is equal to volume of CO2 evolved पर वॉल्यूम ऑफ O2। कितनी O2 कंज्यूम करी, उस पर कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई, यही फिनोमेना आपका रेस्पिरेटरी इक्वेशन कहलाता है। और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका रेस्पिरेशन का कंप्लीट।